नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आज देसी न्यूज के इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू में मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर डॉक्टर अबुल फराज साजिली साहब। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब पूरे बिहार में राजद को छोड़ने की एक होड़ लगी हुई है, तब राजद की कौन सी खूबी जो है डॉक्टर अबुल फराज साजिली को अपनी ओर आकर्षित कर लिया? पहली बात तो देखिए, जब चुनाव आता है तो बहुत से लोग अंदर आते हैं, बहुत से लोग बाहर जाते हैं, बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी की पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो पार्टी की विचारधारा, पार्टी का जो विचारधारा है और पार्टी जिस बुनियाद पर खड़ी है, जो पार्टी का फाउंडेशन है। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का फाउंडेशन सामाजिक न्याय है, समाज में गैर बराबरी को हटाना है और बराबरी का निज़ाम लेके आना है, नौकरियों में बराबरी हो, समाज में सौहार्द हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये क्वालिटी मुझे आरजेडी के अंदर सबसे ज़्यादा नजर आती है। तो आपका राजद की सदस्यता लेना आपका क्या उद्देश्य है आरजेडी से? आप आरजेडी के लिए अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या चाहते हैं? देखिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए हम ये चाहते हैं, मैंने पहले कहा कि बराबरी, तो बराबरी का सिस्टम होना चाहिए। आरजेडी ने हमेशा सभी समाज के लोगों के साथ न्याय किया है और यही चीज़ हमको सबसे अच्छी लगती है। हम चाहते हैं कि हर जगह नीतीश कुमार जी के का जो आप पूरा टेन्योर देख लीजिए, वो संविधान में जब छेड़छाड़ हुई, आखिर क्या देश चलता किस चीज़ पे है? देश चलता है संविधान से, देश चलता है सोशलिटी और इक्वालिटी से। जब संविधान से छेड़छाड़ हुई तो वो संविधान विरोधियों के पक्ष में जाकर खड़े हो गए, और जब संविधान में ही छेड़छाड़ हो जाएगी तो फिर आगे का रास्ता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जिस संविधान की दुहाई देते हैं, आप उस संविधान में इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल है वो आपके इलाके से सिटिंग एमएलए का टिकट काट लिया और भी जगह से अन्य जगहों से सिटिंग एमएलए का टिकट काट लिया। तो और ये कार्य सराहनीय है तेजस्वी जी का, आपको क्या लगता है? मैंने देखिए, पहली बात तो मेरे इलाके से नहीं, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता हूँ वहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस से लड़ रहे। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो सिमरी बख्तियारपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्टी का टिकट देना, टिकट काटना, ये रिसर्च के बेस पे पार्टी करती है। हो सकता है बहुत से कारण रहे, हो सकता है उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनसे नाराज हो, या हो सकता है कि पार्टी को कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है किसी तरह की प्लेसमेंट की। तो मुझे ये, क्योंकि मैंने अभी जब ये चीज़ें चल रही थी तब तक मैं आरजेडी का सदस्य नहीं था। अगर मैं सदस्य होता तो शायद मेरे विचार कुछ और होते, मगर फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिटिंग एमएलए हो या जिनको टिकट मिला, इस बार राजद ने सारी सीटों पर मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया है, इतना स्पष्ट है। स्पष्ट तो जो 10 नवंबर है वो आने वाले समय में बताएगा। आप मुझे ये बताइए कि शिक्षा व्यवस्था काफ़ी लचर है यहाँ के मौजूदा हालात में, और आप स्टूडेंट लीडर हैं, शिक्षा को लेकर के आपके मन में क्या विचार है? पिछले 4 साल से जब से मैं राजनीति में आया हूँ, छात्र राजनीति में जब से हूँ, तब से मैं अलग अलग जगहों पर गया और हर जगह मैंने समाज को यही कहा है कि लोकतंत्र जो तभी सक्षम हो सकेगा, लोकतंत्र का तब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक हमारे बिहार का 99% लिटरेसी रेट नहीं है। आप केरला को देखिए, आप दूसरी जगहों पर देखिए जहाँ पर लिटरेसी 99% है, वहाँ के लोगों का आप पॉलिटिकल सेंस देखिए। हम भी यही चाहते हैं कि बिहार के अंदर शिक्षा का स्तर 90% लोग शिक्षित होंगे, तब हमें हर चीज़ का एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेरे राजनीति में आने का पहला उद्देश्य यही है कि अपने इस क्षेत्र को, वैसे तो पूरे बिहार के लिए मेरा प्रयास रहेगा, मगर खासकर कोसी क्षेत्र के लिए, मैं कोसी क्षेत्र के लिए शिक्षा संवाद कार्यक्रम शुरू करूंगा। चुनाव के बाद गांव गांव जाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा शिक्षा के लिए। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां मौजूद हैं जिनसे हमें उभरने की ज़रूरत है। तो मेरा लक्ष्य जो है राजनीति में आने का वो यही है कि मेरे द्वारा इस कोसी रीजन में एक नई यूनिवर्सिटी का कायम। सर, आपने एजुकेशन की बात की, आपने लिटरेसी की बात की, आपने केरला से कंपेरिजन किया, लेकिन जो आपके राजद के माननीय वरिष्ठ नेता हैं कारी सोरेन, उन्होंने लाइव सिटीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था
कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन यानी अमीन पार्टी की विचार ये है कि मुसलमान बच्चों के हाथों से कलम हटा करके उसके हाथों में तलवार पकड़ा देना चाहते हैं, लेकिन पिछले दिनों आप उन्हीं कारी शोएब साहब से मिल गए हैं। देखिए, मिलना और किसी के विचार से सहमत होना दो अलग अलग चीज़ है। अगर हम कहीं जाते हैं, हमारे बहुत सारे, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, भाजपा के भी कई लोग हमारे जानने वाले हैं जो हमारे साथ पढ़े हैं स्कूल कॉलेज में, वो आप भाजपा में, तो मिलना और किसी के विचारों से सहमत होना ये दोनों अलग अलग। हम किसी व्यक्ति से अगर मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी विचारों से सहमत हैं। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, पहली बात। मैं उस पे आप कारी साहब के विचार से सहमत हैं कि वो मुसलमान के बच्चों को हाथों से कलम हटा करके उसके हाथों में तलवार पकड़ा देना चाहते हैं? देखिए, ये उनका निजी विचार हो सकता है जी। जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनको, चाहे कोई भी पार्टी, इस देश के अंदर सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह इस स्तर पर जाकर किसी के लिए इस तरह के शब्द कहना सही। जो यूथ आइकन है डॉक्टर अबुल फराज सादिली साहब हैं, मस्कूर अहमद उस्मानी ने पिछले दिनों राजद की सदस्यता ली और कांग्रेस की सदस्यता ली, और कन्हैया कुमार आपके गठबंधन में हैं, आपकी मुलाकात उमर खालिद से होती है, तो कैसे ये पॉसिबल है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी कम एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म? नहीं, हमारी आइडियोलॉजी सेम है, हम सब लोग इस देश की तरक्की चाहते हैं। लेकिन उनमें से 3 में जो है एक केंद्र सरकार द्वारा देशद्रोही का ठप्पा लगा हुआ है। देशद्रोही तो आजकल जो है चॉकलेट और टॉफी की तरह बट रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में पिछली बार 11 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया। पहली ही जांच में, प्रथम जांच में ही उसको पुलिस ने गलत पाया और वो पॉलिटिकल प्रेशर में लगाना पड़ जाता है। अभी आप डॉक्टर कफील को देखिए, डॉक्टर कफील के ऊपर देशद्रोह लगा, मगर माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि इनकी स्पीच में तो देश की उन्नति का भाव है, इसमें कहां से देशद्रोह साबित होता है? तो यूपी में जो केंद्र में जो सरकार है वो हर उस ताकत को कुचलना चाहती है जो समाज को लेके चलना चाहता है। उनकी राजनीति जो है वो समाज के बिखराव की राजनीति है, आपसी टकराव की राजनीति है, शमशान और कब्रिस्तान में बांटने की राजनीति है, दिवाली और ईद में बांटने की राजनीति है, हमारे मूल मुद्दों से भटकाने की राजनीति है, हम सब लोगों को दिशाहीन करने की राजनीति है। दिल्ली दंगों का जिम्मेदार उमर खालिद को बताया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। कपिल मिश्रा उसके जिम्मेदार है। वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने ये नारा दिया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये भाषा है सभ्य? या आप चुनावी मंच पे खड़े होकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे? है? और आप किसको गद्दार कह रहे हैं? कौन, किसकी तरफ आपका इशारा है? तो इस तरह के लोग जो पब्लिक में जाकर गाली गलौज करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, कपिल मिश्रा, ठीक है, दिल्ली पुलिस के डीसीपी के सामने उसने धमकी दी कि कल हम सबको देख लेंगे। सही माने में तो कपिल मिश्रा और जिन लोगों ने ये देश के गोली मारने का नारा दिया, ये गोली चलाने का अधिकार है यहाँ पे नेताओं को। पुलिस की जरूरत नहीं है क्या इस देश में? पुलिस अपना काम करेगी। ये कौन होते हैं इस तरह का नारा देने वाले? देसी न्यूज के इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू में आज का आखिरी सवाल, जो एमयू में आपका अप्स एंड डाउन रहे, आप पे काफी घनात्मक मुकदमे लगाए गए, जो एमयू का सफर रहा उसे संक्षेप में बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेरा सफर रहा वो बहुत अच्छा रहा। बस एक चीज़ मुझे हमेशा खलती है और एक चीज़ मुझे हमेशा अफसोस होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था तो यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार चुनाव से सिर्फ वोटिंग से 2 दिन पहले चुनाव कैंसिल कर दिया। ये तो गैर लोकतांत्रिक है। ये मैं तो कहता हूं कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के इतिहास में, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के ऊपर एक काला धब्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर अबुल फराज साजिदी साहब, जिन्होंने देसी न्यूज के इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू में बताया कि अगर राजद की विचारधारा को उन्होंने प्रस्तुत किया। आप देख रहे थे देसी न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट, सिमरी बख्तियारपुर, घोड़दौड़। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।